हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 यानी कि पेपर 1 के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर कर रहे हैं और चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं दोस्तों, ताकि उन क्वेश्चंस को हम अच्छे से एनालाइज कर सकें और चैप्टर भी हमारा साथ ही अच्छे से तैयार होता चले। और दोस्तों, चैप्टर वाइज करने का फ़ायदा ये भी है कि हमारा वो चैप्टर भी अच्छे से तैयार हो रहा है और वो क्वेश्चन हम अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या किस टाइप की हमें टॉपिक्स को पे ज़्यादा ध्यान देना और लास्ट मोमेंट पे हमें किस पे कम ध्यान दे के भी हमारे मार्क्स आ जाएंगे और किस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, इसमें हम लोग पहला टॉपिक जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारा हम लोग कवर कर चुके हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, शिक्षण अभिवृत्ति, ये सारे टॉपिक्स जो भाग में डिवाइड किए गए हैं उसके बाद उनको उपभागों में डिवाइड किया गया है। ये सारे टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पीवाईक्यू हम लोग इसके सारे कवर कर चुके हैं, यानी कि जितने भी इन टॉपिक्स से क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये दोस्तों पूरा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं इसकी पिछली वीडियो में। तो जो भी लोग दोस्तों पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें और प्लेलिस्ट इसकी पूरी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके वो लोग सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो इसका दूसरा टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि जो पैसेज पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन, ये हम लोगों ने लास्ट मोमेंट के लिए रखा हुआ है। और उसी तरह से मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग लास्ट के टाइम पे कवर करेंगे। तो इस सबसे पहले हम लोग थ्योरिकल क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे अभी हम लोग। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, लोक विकास और पर्यावरण, हम लोग ये इससे रिलेटेड जितने भी अभी तक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसकी दोस्तों पिछली 2 वीडियो आ चुकी हैं, तो जो भी लोगों ने नहीं देखी हैं वो जाके वो वीडियोस को देखें। और आज से हम लोग जब सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके फिर इसके आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नगरीकरण प्रक्रिया के कारण रात्रि में नगरों में वायु, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा धीमी रहती है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नगरीकरण प्रक्रिया के कारण रात्रि में नगरों में वायु ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा धीमी रहती है। इसका कारण नगरों में घनी आबादी का होना है, जबकि गांवों में घनी आबादी नहीं होती है, चारों तरफ खुला मैदान होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रणाली की संरचना निम्नलिखित से बनती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। तो दोस्तों, सूची 1 में जोन दिए गए हैं और सूची 2 में रासायनिक लक्षण दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका जो ए दिया गया है वातावरण, तो इसके रासायनिक लक्षण है निष्क्रिय गैसें। बी है जैव वातावरण, तो इसके रासायनिक लक्षण है सावयव पदार्थ या स्केलाटेन पदार्थ। सी है आर्द्रता वातावरण या हाइड्रोस्फीयर, तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों लवण, ताज़ा पानी, बर्फ और आइस। और डी है लिथोस्फीयर स्फीयर, तो इसका हो जाएगा लाइट सिलिकेट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, यानी कि पर्यावरण की भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण की जैव भौतिक विशेषताएं और पर्यावरण की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं एक बार। पर्यावरण प्रभाव, पर्यावरणीय कारकों के विभिन्न संयोगों द्वारा मानव आचरण भी प्रभावित होते रहते हैं। भारत की चंबल नदी के घाटी क्षेत्रों में निर्मित तथा विकसित दुर्गम बीहड़ क्षेत्र न केवल उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों को वरन उनके समीपी क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक व्यवहार तथा आचार विचार को भी प्रभावित किया है। इन बीहड़ों की दुर्गमता से इस क्षेत्र के निवासियों में आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है। अपराधियों के लिए वे बीहड़ अभयारण्य साबित होते हैं। वैसे तो चंबल नदी का पानी बड़ा स्वच्छ रहता है, पर उसके किनारे बसे लोगों में जोश और क्रोध का आधिक्य है, जिसके कारण वे अपराध करके बागी बन जाते हैं और बीहड़ों में शरण ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अभिकथन और तर्क दिया गया है। तो सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं। संसार में समग्र रूप से पिछले कई दशकों में पर्यावरण बिगड़ा है। और इसका तर्क दिया गया है, संसार की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है, आर सही है। और ए
का आर सही स्पष्टीकरण भी है दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए अभिकथन संचार में समग्र रूप से पिछले कई वर्षों में पर्यावरण बिगड़ा है, जिसका प्रमुख कारण संसार की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बिगड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा के स्रोतों का सही क्रम पूछा गया दोस्तों। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तापीय, न्यूक्लियर, जलीय और वायु। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? दोस्तों इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि 3 होंगे और एक उसमें से नहीं होगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लवण। बाकी के जो 3 हैं वो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं, यानी कि स्वच्छ वायु, उपजाऊ मृदा और ताजा जल। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके भंडारण में प्राकृतिक पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापित होता रहता है। हालांकि मानव द्वारा ऐसे संसाधनों का दोहन उनकी पुनर्स्थापना की दर से अधिक तेज हो तो फिर वे नवीकरणीय संसाधन नहीं रह जाते हैं। इनका क्षय होने लगता है। इस परिभाषा के अनुसार ऐसे संसाधन में ज़्यादातर जैव संसाधन आते हैं जिनमें जैविक प्रक्रमों द्वारा पुनर्स्थापना होता रहता है। अतः ऐसी स्थिति में स्वच्छ वायु, उपजाऊ मृदा तथा ताज़ा जल को नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत रखा जा सकता है, जबकि नमक यानी कि लवण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैव आवर्धन अनेक प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं में स्थापित हो जाते हैं, जिसे जैव सांद्रण कहा जाता है, जैसे BHC, DDT, 2,4-D, पारा आदि। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला के द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। इनकी सांद्रता प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं, अतः ये मनुष्यों व जंतुओं के वसा ऊतक में संचित हो जाते हैं। श्वसन क्रिया में वसा के ऑक्सीकरण के समय ये पदार्थ रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करके विषैला प्रभाव दिखाते हैं और इनसे कैंसर तक हो जाता है। इसी को देखते हुए कृषि के DDT, BHC, 2,4-D के प्रयोग पर प्रतिबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन प्रदत्त कोड से करें। तो इसका दोस्तों सबसे पहला देख लेते हैं। देश में सर्वाधिक सौर विकिरण राजस्थान में है। और दूसरा नंबर दिया गया है, वायु ऊर्जा में भारत देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। और नंबर तीसरा है, वायु ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा तमिलनाडु से प्राप्त होती है। और चौथा नंबर पे है, भारत में यूरेनियम की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत जादूगुड़ा है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल पहला और चौथा, यानी कि पहला और चौथा दोस्तों सही है। देश में सर्वाधिक सौर विकिरण राजस्थान में है तथा भारत में यूरेनियम की प्राप्ति का मात्र स्थल जादूगुड़ा है। वायु ऊर्जा क्षेत्र में भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है, ना कि 5वां। और वायु ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा दोस्तों गुजरात राज्य को प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, संपोषक विकास का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है? तो दोस्तों इसकी पिछली वीडियो में भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 2030 तक की हमें SDG लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो मानव विकास सूचकांक 2015 के अनुसार संपोषक विकास को प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। संपोषक विकास लक्ष्य को ही सतत विकास बहुत नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरचित विश्व की रचना करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन नील क्रांति के आदर्श को प्रदर्शित करता है? तो कूट में से अपना उत्तर बताना है। तो पहला दिया गया है, जैव उद्यानों के विकास को बढ़ावा देना। नंबर दूसरा है, देश में मत्स्य पालन की पूर्ण क्षमता के विकास के लिए अनुकूल परिवेश बनाना। और नंबर तीसरा है, वहनीयता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालकों की आयु में बढ़ोतरी करना। नंबर चौथा है, वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए वानिकी में वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करना। नंबर पांचवा है, देश में मत्स्य पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना। और नंबर छठा है, समुद्री फिशिंग जैसे
नए क्षेत्रों में शोध करना। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 3 और 5। चलिए इसकी व्याख्या भी एक बार देख लेते हैं। नील क्रांति के निम्नांकित आदर्श प्रदर्शित हैं। तो पहला है देश में मत्स्य पालन की पूर्ण क्षमता के विकास के लिए अनुकूल परिवेश बनाना, और नेक्स्ट है वहनीयता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालकों की आय में बढ़ोतरी करना, और देश में मत्स्य पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के मूलभूत उद्देश्य हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के मूलभूत उद्देश्य शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक हैं। उपलब्ध ऊर्जा के संसाधनों का आवश्यकता अनुसार सही और समुचित उपयोग तथा संरक्षण करना एवं ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों की तलाश जारी रखना तथा उनका उचित उपयोग करने की शिक्षा ऊर्जा शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या में जिसमें जनांकीय परिवर्तन हो रहा है सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले ह्रास होता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मृत्यु दर में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव जनसंख्या जिसमें जनांकीय परिवर्तन हो रहा है सामान्यतः मृत्यु दर में सबसे पहले ह्रास होता है। मानव जनसंख्या जिनमें जनांकीय परिवर्तन होता है वह एक प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन है। जीवन प्रत्याशा और शिक्षा के स्तर में सुधार होना, जबकि जन्म दर नियंत्रित व मृत्यु दर में ह्रास गुणात्मक परिवर्तन का सूचक है। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्यों के तहत विशिष्ट उद्देश्यों को कब तक प्राप्त करना है। तो दोस्तों इसके पिछले कई क्वेश्चन में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो सतत विकास लक्ष्य है उनको 2030 तक की हमें प्राप्त करना है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG या 2030 एजेंडा बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के लिए सर्वगत कार्यवाही का आह्वान करता है, और 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग हैं, जिसके तहत विशिष्ट उद्देश्यों को 2030 तक प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्तमान में विकास और पर्यावरण एक दूसरे के, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, विरोधी बन गए हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान में विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। विकास का अत्यधिक होना पर्यावरण को प्रभावित करता है और मनुष्य के द्वारा किए गए विकास का परिणाम पर्यावरण का असंतुलित रूप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित दो वाक्यों अभिकथन व युक्ति आर दिए गए हैं। इन दोनों वाक्यों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों अभिकथन देख लेते हैं। सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए आवश्यक होता है, और युक्ति यानी कि आर पर्यावरण की दृष्टि से उचित नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ए व आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए आवश्यक होता है कथन सही है। पर्यावरण की दृष्टि से उचित नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों से मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। नंबर 1 है मृदा निर्माण, 2 नंबर दूसरा है मृदा अपरदन की रोकथाम, तीसरा है अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, चौथा है सस्य परागण। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चलिए इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों व्याख्या इसलिए देखते हैं ताकि आपके जितने भी छोटे छोटे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए और वो टॉपिक भी अच्छे से आपको समझ में आए। जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों के प्रकारों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है। जैव विविधता के ये घटक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है। मानव अस्तित्व के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में इन्हीं जैविक घटकों की भूमिका होती है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम में वनस्पति जाति की मुख्य भूमिका रहती है। वानस्पतिक आवरण मृदा अपरदन की दर को प्रभावित करता है तथा मृदा को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। इसी प्रकार अपशिष्ट का पुनर्चक्रण व सस्य परागण में जीव पादप द्वारा सुनियोजित होते हैं। अतः मानव की आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता के इन माध्यमों पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का सबसे बड़ा अवयव कौन है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा नाइट्रोजन। पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। शुष्क और
शुद्ध और शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन आदि अल्प मात्रा में उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है रेड डेटा बुक, जिसके बारे में आंकड़े प्रदान करती है। यानी रेड डेटा बुक किसके बारे में आंकड़े प्रदान करती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो संकटापन्न जातियां हैं उनके लिए रेड डेटा बुक आंकड़े प्रदान करती है। रेड डाटा बुक संकटापन्न जाति के बारे में आंकड़े प्रदान करती है। जो जीव लुप्त हो चुके हैं वे जीव किस कारण से लुप्त हुए हैं, और जो जीव लुप्त होने वाले हैं उन सभी जीवों का उल्लेख एक विशेष प्रकार की लाल किताब में किया जाता है। इसमें विलुप्त या विलुप्त प्राय जीवों का लेखा जोखा होता है। इसका प्रकाशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहता है। दोस्तों आज की वीडियो में जो हमारा पहला ए टॉपिक था वो कवर हो चुका है, और अगला टॉपिक हमारा बी जो कि स्टार्ट होगा मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस टॉपिक ये जो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं इसे अच्छे से पढ़ें और रिवीजन करें इसका।